नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए दिल्ली में जो होता है वह अखिल भारतीय हल्ला लिए होता है। तभी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार का महत्व बड़े राज्यों से भी अधिक है। हालांकि दिल्ली की सरकार आधे अधूरे अधिकारों वाली है, पर इस अधूरी सरकार के मुख्यमंत्री और उनके कामकाज ने अखिल भारतीय हल्ला जैसा बनाया हुआ है वह अकल्पनीय है। नए वर्ष की 1 जनवरी को केजरीवाल सरकार ने ट्रैफिक की नई व्यवस्था लागू की। सम विषम नंबर की कारों के सड़क पर उतरने का जो फार्मूला अपनाया वह कुल मिलाकर सफल है। यह सफलता बाकी प्रदेशों के लिए उदाहरण होगी। भारत का कोई भी बड़ा महानगर हो, वह ट्रैफिक भीड़ और अव्यवस्था का मारा हुआ है। ट्रैफिक और प्रदूषण ने महानगरीय जीवन को नारकीय बना दिया है। राजधानी की वजह से दिल्ली के प्रदूषण का वैश्विक हल्ला हुआ, अदालत ने दखल दी। उसी में सम और विषम नंबर की कारों को दिनवार अनुमति का फार्मूला आया। दिल्ली की सड़कों पर आधी कारें दौड़ती मिली। केजरीवाल सरकार का वाहवाही लूटना और योजना को सफल करार देना स्वाभाविक है। सो नए वर्ष के पहले दिन की सफलता से अरविंद केजरीवाल बम बम है। उसी दिन उन्होंने केंद्र सरकार से पंगेबाजी में अफसरों को लेकर भी एक स्टैंड लिया। आईएएस की जगह अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों को नौकरी पर रखने का विचार बताया। तभी छोटे अधूरे राज्य की केजरीवाल सरकार की प्रयोग धर्मिता विचारणीय है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी कल छुट्टी मनाकर यूरोप से लौट रहे हैं। ये पहला मौका है जब पार्टी के रहनुमा दावे के साथ उनके लौटने की तारीख बता रहे हैं। इससे पहले उन्हें पता नहीं होता था कि राहुल कहां गए हैं और कब लौटेंगे। बहरहाल वो जुमा को लौटेंगे और उसके बाद कांग्रेस की तंजीम में रद्दबदल का अमल आगे बढ़ेगा। कांग्रेस के माहिरीन जराये का कहना है कि राहुल गांधी ने तंजीम का खाका तैयार कर लिया है। किस रहनुमा को क्या जिम्मेदारी देनी है, इसका भी खाका मोटे तौर पर उन्होंने बना लिया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने सूबों के ढेर सारे रहनुमाओं से बात की है, एक तरह से उनका इंटरव्यू किया है। राहुल के दफ्तर ने सूबों से 5-5 नामों की एक फहरिस्त मंगाई थी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में सूबों की राय से ओहदेदारों की तकर्री करने की नई रिवायत शुरू करते हुए राहुल ने सूबों से नाम मंगवाए। राहुल खुद इन रहनुमाओं से मिले और तंजीम के इंतखाबात, सियासत वगैरह पर तबसरा किया। कांग्रेस के माहिरीन जराये का कहना है कि सोनिया गांधी ने धीरे धीरे करके खुद को तंजीम के काम से अलग कर लिया है। अब ज्यादातर काम राहुल के दफ्तर से हो रहा है, इसलिए एआईसीसी की नई टीम और सीडब्ल्यूसी की तश्कील भी उनकी राय से होनी है। कांग्रेस रहनुमा हालांकि इस बात पर शक कर रहे हैं कि अप्रैल में होने वाले 5 सूबों से पहले राहुल को सदर बनाया जाएगा, लेकिन तंजीम में रद्दबदल का यकीन जता रहे हैं। खुद राहुल ने भी सहाफियों से गैर रस्मी मुलाकात में कहा था कि तंजीम में रद्दबदल पहले होगा। जिस तरह बीजेपी में कौमी सदर के मामले में ज्यों के त्यों हालात बनाए जाने की बहस है, वैसे ही सूबों में भी पार्टी की तंजीम को जस का तस रखने का फैसला किया गया है। अमित शाह और वजीर आजम मोदी के रिश्ते काफी अच्छे हैं और दोनों की केमिस्ट्री अच्छी है, इसलिए अमित शाह को आइंदा 3 साल के लिए सदर रखने की तजवीज है। इसी तरह सूबों में भी वज़राए आला या वजारत आलिया के दावेदार की मर्जी से ही सदर का इंतखाब किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कई तरह की मुश्किलात से घिरे शिवराज सिंह चौहान की पसंद के नंद कुमार चौहान को दूसरी बार सदर बनाया गया। उससे पहले वसुंधरा राजे के करीबी अशोक परनामी को राजस्थान का सदर बनाया गया था। ऐसे ही प्रेम कुमार धूमल के साथ बेहतर केमिस्ट्री वाले रहनुमा सतपाल सिंह सत्ती को तीसरी बार सदर के तौर पर मुंतखब किया गया है। इससे ऐसा जाहिर हो रहा है कि बीजेपी के आला रहनुमा सूबों में टकराव बढ़ाने की सियासत नहीं कर रहे हैं। माहिरीन जराये का कहना है कि झारखंड में भी वजीर आला रघुवर दास की पसंद के रहनुमा लक्ष्मण गिलुआ को सदर बनाया जा सकता है। वो मशरिकी सिंहभूम सीट से रुकन पार्लियामेंट हैं। दूसरा नाम मरकजी वजीर सुदर्शन भगत का है। उनका तालमेल भी वजीर आला के साथ अच्छा है। बिहार में सुशील कुमार मोदी की पसंद से सदर का नाम तय होगा। हालांकि एक बहस सुशील मोदी के ऐवान बाला से रुकन पार्लियामेंट बनकर दिल्ली जाने की भी है।
बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार का नया सिरदर्द एवान बाला की 5 सीटों का इंतखाब है। जुलाई में बिहार की 5 सीटें खाली हो रही है, जिनके लिए आइंदा 2-3 महीने में इंतखाबात होने वाले हैं। ये सभी 5 सीटें जनता दल यू की है, जिनमें से उसे 2 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। इसमें से भी एक सीट पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों की नजर है, लेकिन जेडीयू के माहिरीन जराए का कहना है कि नीतीश कुमार इस मामले में कोई समझौता नहीं करेंगे। बताया जा रहा है कि रघुवंश प्रसाद सिंह के जरिए लॉ एंड ऑर्डर पर बयानबाजी करवाकर और खुद हुकूमत को नसीहत देकर लालू प्रसाद दबाव की सियासत कर रहे हैं, ताकि मजीद एक सीट हासिल कर सकें। उनकी पार्टी के कुछ रहनुमा इस बात की भी दुहाई दे रहे हैं कि ऐवान बाला में उनका सिर्फ 1 रुकन पार्लियामेंट है, इसलिए नीतीश कुमार इस बार उनके 3 रुकन पार्लियामेंट जीतने दें। दूसरी जानिब कांग्रेस पार्टी एक सीट के लिए दबाव बना रही है। बिहार में इस बार एक सीट जीतने के लिए 41 वोटों की जरूरत होगी, इसलिए जेडीयू का एक उम्मीदवार जीतने के बाद उसके पास सिर्फ 30 वोट बचेंगे और कांग्रेस के पास 27 वोट हैं। इसलिए कांग्रेस के रहनुमा चाहते हैं कि जेडीयू इस बार एक सीट छोड़ दे और 2018 में कांग्रेस एक सीट उसके लिए छोड़ देगी। लेकिन जेडीयू का कहना है कि एक बार में उसकी 5 सीटें खाली हो रही है, ऐसे में वो 2 से कम सीट नहीं ले सकती है। तभी जेडीयू आरजेडी के 2-2 और बीजेपी के 1 सीट लेने के इम्कानात हैं। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के तई अपनी पॉलिसी साफ करते हुए कहा है कि वो पहले पठानकोट में हुए दहशतगर्दाना हमले को लेकर अपने यहाँ फौरन और फैसलाकुन कार्रवाई करे। वजारत खारजा के तर्जुमान विकास स्वरूप ने कहा है कि पठानकोट पर हुए दहशतगर्दाना हमले के मामले में हिंदुस्तान ने जो सबूत पाकिस्तान को मुहैया कराए हैं वो उस पर कार्रवाई करे। इसके साथ ही उन्होंने ये इशारा भी दिया है कि दोनों ममालिक के बीच खारजा सेक्रेटरी लेवल के मुज़ाकरात इस पर मुनहसिर करेंगे कि पाकिस्तान क्या कार्रवाई करता है। विकास स्वरूप ने 2 टूक अंदाज में कहा कि गेंद अब पाकिस्तान के पाले में है। उन्होंने कहा कि फौरी मसला ये है कि पाकिस्तान का अगला कदम क्या होता है। इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ से कहा था कि वो फौरी और फैसलाकुन कार्रवाई करें। गौरतलब है कि दोनों ममालिक के बीच इसी महीने इस्लामाबाद में खारजा सेक्रेटरी की सतह के मुज़ाकरात होने हैं। जम्मू कश्मीर के वजीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद का इंतकाल हो चुका है। वो गुज़िश्ता 2 हफ्ते से दिल्ली के एम्स में एडमिट थे। जम्मू कश्मीर हुकूमत के वजीर तालीम और हुकूमत के तर्जुमान नईम अख्तर ने बताया है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद का आज सुबह 7:30 बजे इंतकाल हो गया। सईद की डेड बॉडी को श्रीनगर ले जाया जाएगा, जहाँ लोग उन्हें खिराजी अकीदत पेश करेंगे। जनूबी कश्मीर के उनके आबाई गाँव अनंतनाग में उनकी आखिरी रसूमात की अदायगी की जाएगी। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी, नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस सदर सोनिया गांधी, वजीर दाखिला राजनाथ सिंह वगैरह रहनुमाओं ने उनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। मुफ्ती मोहम्मद सईद को 24 दिसंबर को बुखार और गले में दर्द की शिकायत पर एम्स में एडमिट कराया गया था। उनकी फैमिली में 3 बेटियां और 1 बेटा है। वो 2 बार जम्मू कश्मीर के वजीर आला बने और मुल्क के पहले मुस्लिम वजीर दाखिला थे। उनके एजाज में कौमी झंडा 1 दिन के लिए आधा झुका रहेगा। सूबाई हुकूमत ने 7 दिन के सूबाई सोग का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर के वजीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद के इंतकाल के बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती वजीर आला बन सकती हैं। अगर पीडीपी बीजेपी इत्तेहाद ने उनको रहनुमा चुन लिया तो वो सूबे की पहली खातून वजीर आला बन सकती हैं। उनकी पार्टी पीडीपी के सीनियर रहनुमा मुजफ्फर हुसैन बेग ने कहा है कि पीडीपी में महबूबा मुफ्ती को वजीर आला बनाने के नाम पर आम राय बन चुकी है, लेकिन पार्टी को बीजेपी की हरी झंडी भी लेनी होगी। बीजेपी में भी बताया जा रहा है कि किसी को एतराज नहीं है, लेकिन रस्मी फैसला पार्टी के इजलास में होगा। जम्मू कश्मीर की 87 रुकने असेंबली में पीडीपी के 28 और बीजेपी के 25 रुकने असेंबली हैं। 56 साल महबूबा मुफ्ती अभी पीडीपी की सदर हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद गुज़िश्ता कुछ दिनों से उनको वजीर आला बनाने की बात कर रहे थे। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और मरकजी वजीर पार्लियामानी उमूर वेंकैया नायडू ने आज कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से मुलाकात की है। उन्होंने जीएसटी बिल और रियल एस्टेट बिल को पास कराने के लिए कांग्रेस सदर से ताउन का मुतालबा किया। इससे पहले खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह को बुलाकर इस बारे में बात की थी, लेकिन कांग्रेस की मुखालफत जारी रही और इस वजह से हुकूमत गुज़िश्ता इजलास में ये दोनों बिल पास नहीं करा सकी थी। सोनिया गांधी से करीब 20 मिनट तक हुई मुलाकात में वेंकैया नायडू ने ये भी कहा कि अगर पार्टियां रजामंद हो
हो तो ऐवान का बजट इजलास मुकर्ररा वक्त से पहले बुलाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी ने जीएसटी बिल पर कांग्रेस की तरफ से उठाई गई 3 बातों के बारे में पूछा। वेंकैया ने उन्हें बताया कि हुकूमत इस पर गौर कर रही है। सोनिया गांधी ने उनसे कहा कि वो अपनी पार्टी के रहनुमाओं से बात करके इस बारे में बताएंगी। वेंकैया नायडू ने कहा कि वजीर पार्लियामानी उमूर के नाते वो सोनिया गांधी से मिले थे। इससे पहले वो ऐवान बाला में 2 रहनुमा गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा से भी मिले थे। महाभारत सीरियल में युधिष्ठिर का किरदार अदा करने वाले गजेंद्र चौहान ने आखिरकार आज पुणे के FTII के सदर का ओहदा संभाल लिया है। इदारे के तलबा के एक ग्रुप ने कैंपस में मुजाहरे भी किए और उनके खिलाफ नारेबाजी की। इस मुखालफत के बीच उन्होंने अपना ओहदा संभाला। उनकी मुखालफत कर रहे 40 तलबा को हिरासत में लिया गया। गौरतलब है कि मरकजी हुकूमत ने गुज़िश्ता साल उनको FTII का सदर मुंतखब किया था, लेकिन तलबा ने उनकी तकर्रूरी की मुखालफत करते हुए तहरीक छेड़ दी थी। 139 दिन चलने के बाद ये तहरीक अक्टूबर में वापस ली गई। उसके बाद भी गजेंद्र चौहान को ओहदा संभालने में 3 महीने लग गए। तलबा के मुजाहरे के बारे में पूछे जाने पर चौहान ने कहा कि वो काम करने आए हैं और काम करेंगे। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। अरविंद केजरीवाल कई मायनों में अपने को अलग तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वे मुख्यमंत्री रहते हुए भी आंदोलनकारी व्यवस्था विरोधी तेवर अपनाए हुए हैं। यह एक सोची समझी रणनीति है तो कुछ नया करने की छटपटाहट भी है। केंद्र सरकार से पंगे, सम विषम फार्मूले और अफसरों के प्रति रुख से केजरीवाल ने अपने पर फोकस बनवा लिया है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की सारी कोशिश ये साबित करने की है कि वो हालात ज्यों के त्यों बने रखने के हामी नहीं हैं। तभी वो सबसे ज्यादा तजर्बे करने वाले वजीर आला साबित हो रहे हैं। उनके ऑड इवन फॉर्मूले का नया तजर्बा दिल्ली में कामयाब हो रहा है। हालांकि ये तजर्बा उन्होंने अदालत के हुक्म की मजबूरी में किया, लेकिन इसकी कामयाबी का सेहरा लेने में उनकी पूरी हुकूमत आगे आगे है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है। उनसे काफी पहले शीला दीक्षित की हुकूमत ने CNG का सेहरा लिया था, जबकि उसे अदालत के हुक्म से नाफिज किया गया था। बहरहाल दिल्ली में बढ़ती आलूदगी को लेकर हाईकोर्ट ने कहा था कि दिल्ली गैस का चैम्बर बन गई है। इसके बाद ही जल्दबाजी में दिल्ली हुकूमत ने ऑड और इवन नंबर की गाड़ियां अलग अलग दिन चलाने का फैसला किया। 2 हफ्ते के अंदर इस पर अमल शुरू कर दिया गया। ये सिर्फ तजर्बे के तौर पर शुरू किया गया है, लेकिन चूंकि ये तजर्बा दिल्ली में हो रहा है, इसलिए मुल्क भर में इसकी बहस है। केजरीवाल और उनके वज़रा ने तजर्बा शुरू होने के 2 घंटे के अंदर इसे कामयाब करार दे दिया था। हालांकि इससे आलूदगी में कितनी कमी आई है, इसकी एक रिपोर्ट दिल्ली हुकूमत कल अदालत में पेश करेगी और उसी से हकीकत का पता चलेगा। लेकिन पहले 7 दिन में ये तजर्बा मोटे तौर पर कामयाब हुआ है। लोगों को थोड़ी मुश्किलात का सामना जरूर करना पड़ा है, लेकिन सड़कों पर ट्रैफिक की भीड़ कम हुई है, जिससे यकीनी तौर से कुछ आलूदगी भी कम हुई है। और एक खबर ये भी है कि सड़कों पर मामूल से कम एक्सीडेंट हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने भी इस तजर्बे को कामयाब बनाने में पूरा ताउन दिया है। अगर अदालत के सामने आलूदगी कम करने का आदत रखा जाता है तो इस तजर्बे को आगे भी नाफिज किया जाएगा। केजरीवाल हुकूमत के इस तजर्बे को अदालत उज़्मा की हिमायत है। मुल्क के चीफ जस्टिस और दीगर 7 जज कार पुलिंग करके अदालत जा रहे हैं। इससे ऑड इवन फॉर्मूले को एक किस्म की मंजूरी मिली है। केजरीवाल की खासियत ये है कि वो हमेशा अपने वोट बैंक का ख्याल रखते हैं, इसलिए उन्होंने 2 पहिया व्हीकल और ऑटो रिक्शा को इस तजर्बे से बाहर रखा। इसी तरह उन्होंने दिल्ली में नर्सरी के दाखिले में सारे रिजर्वेशन को खत्म कर दिया, सिवाय इक्तसादी तौर से कमजोर ग्रुपों को मिलने वाले 25% रिजर्वेशन के। दिल्ली में 1993 के बाद से बनी 4 हुकूमतों ने मरकज के साथ हमआहंगी का रिश्ता रखा। पहले 5 साल दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत थी तो मरकज में कांग्रेस और इत्तेहादी हुकूमत रही। बाद के 6 साल मरकज में बीजेपी की और दिल्ली में कांग्रेस की हुकूमत रही, लेकिन दोनों में कामकाजी रिश्ता बना रहा। लेकिन केजरीवाल ने आते ही मरकज के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। वो मरकज के खिलाफ जाती और इदारी दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने मरकजी वजीर खजाना अरुण जेटली पर बदउनवानी के इल्जामात आयद किए हैं तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर भी जाती हमले किए हैं। दूसरी जानिब मरकज पर काम नहीं करने का इल्जाम लगाते हुए नौकरशाही के पूरे ढांचे को बदलने का ऐलान कर दिया है। सिविल सर्विस के अफसरान से नाराज केजरीवाल ने कहा कि सारे अफसर चाहें तो छुट्टी पर चले जाएं, वो प्रोफेशनल लोगों के साथ काम करेंगे। ये भी दहाइयों से चले आ रहे निजाम को तोड़ने की पहल है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर चर्चा करेंगे।
एक छोटे से और आधे अधूरे अधिकार पाई राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के नाते अरविंद केजरीवाल का अखिल भारतीय मतलब नहीं है, मगर राष्ट्रीय मीडिया के फोकस और केजरीवाल के तौर तरीकों से उन्हें लगातार सुर्खियां मिली है। उनकी ट्रैफिक और प्रदूषण को लेकर बनी योजना पूरे देश के लिए मतलब पा गई है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हरीश गुप्ता है। हरीश जी, नए वर्ष के पहले दिन दिल्ली में सम और विषम कारों को लेकर जो प्रयोग हुआ ट्रैफिक और प्रदूषण की चिंता में, वो प्रयोग आपके अनुसार कितना सफल है और उस प्रयोग का मैसेज क्या अखिल भारतीय स्तर पर जाता हुआ लगता है? देखिए, एक समस्या, एक क्राइसिस है। क्राइसिस से निपटने का काम केंद्र सरकार का था जी। 75% दिल्ली केंद्र सरकार के पास है जी। डीडीए उसके पास है, सीपीडब्ल्यूडी उसके पास है, एनडीएमसी उसके पास है, दिल्ली पुलिस उसके पास है, कैंटोनमेंट उसके पास है, एमसीडी उसके पास है। तो दिल्ली की सफाई तो की नहीं इन्होंने। केजरीवाल तो 25% दिल्ली का मालिक है। उस नाते केजरीवाल का ये साहस कहा जाएगा फिर तब तो। केजरीवाल बड़ी विलक्षण बुद्धि का व्यक्ति है जी। उसकी बुद्धि का मुकाबला करने वाला आदमी मुझे बीजेपी में कोई दिखता नहीं है जी। कि कुछ ना होते हुए भी वो खबरों में फ्रंट पेज पर रहता है। तो ये तो बुद्धिमत्ता का काम। लेकिन बुनियादी तौर पर सम विषम का ये जो प्रयोग है, आपको लगता है कि इससे एक मतलब पूरे दिल्ली के अंदर कुछ समस्या का समाधान, कोई फार्मूला, मतलब ये एक प्रयोग जो है वो सफल होता हुआ लगता है? नहीं, देखिए, उसने एक प्रयोग किया है। हाँ। उस प्रयोग को हम सब डिस्कस कर रहे हैं। हाँ। उस प्रयोग के जरिए वो ये कह रहा है, देखो मैं कुछ तो कर रहा हूँ, ये मोदी जी तो मुझे काम ही नहीं करने दे रहे। और जबकि दिल्ली में उनका 75% आप रोल बता रहे हैं। आप मुझे बताइए, भारत सरकार के मंत्रियों का अब तक क्यों ऑर्डर नहीं निकला जी कि हम कौन सी कारों का उसने एग्जेम्प्ट कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहा है कि हम पालन करेंगे। दूतावास कर रहे हैं, दूतावास करने पे सामने आ गए जी। तो भारत सरकार को क्या तकलीफ है जी? तो ये बैंक्रप्सी ऑफ आइडियाज बोलते हैं इसको। ये ऑड इवन में मेरे विचार दूसरे हो सकते हैं जी, लेकिन आपके पास तो कोई विचार ही नहीं है जी। अब आप कह सकते हैं साहब इससे बड़ी समस्याएं हैं, तो वो खुद ही कह रहा है 15 जनवरी के बाद भाई हम इसे देखेंगे। एक जो संकट पैदा हुआ था प्रदूषण के वैश्विक हल्ले के कारण, अदालत के हस्तक्षेप के कारण, उसमें वो अरविंद केजरीवाल ने लपक कर अपना आइडिया अपने को कर दिया। और पहली बात, दूसरा उसने क्या किया, जो उसकी 3 व्हीलर वाली ब्रिगेड थी उसको उसने और बढ़ा दिया। टैक्सी वाले बच गए, 2 व्हीलर वाले जो उसके वोट बैंक है वो बच गए। जो उसका वोट बैंक नहीं है वो अपने गाली दे रहा है। इसका मतलब आपके अनुसार अरविंद केजरीवाल की पूरी कोशिश, पूरे जो अप्रोच है उसमें सिर्फ राजनीति है, अपना स्कोर तय करना है, अपनी वाहवाही करवाना, या सचमुच में एक ये कि इन विचार और इन प्रयोग के साथ में कुछ जमीनी स्थितियां भी बदलना है, कुछ नया करने की बात है, कुछ नया है कुछ। अब उसमें कुछ अच्छा हो जाए तो ठीक है, ना हो जाए तो भाई मैंने तो कोशिश की। और उस नए के अंदर एक बहुत बड़ी जो बात कही कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर आईएएस की जगह अगर विशेषज्ञता प्राप्त जो जानकार लोग हैं उनको बैठाया जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ा फार्मूला दे दिया, बहस चला दी। विशेषज्ञ तो पहले से भी दिल्ली सरकार की बजाय बाहर केंद्र सरकार करती रही है। आज तो हालत ये है कि बहुत बड़े बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशन के लोग भारत सरकार को ज्वाइन कर रहे हैं मोटी मोटी तनख्वाहों पे जी, एज एन एक्सपर्ट जी। और आईएएस लॉबी जो है उनका जो सिटेडल है, 5th फाइनेंस कमीशन, 6th फाइनेंस पे कमीशन, पे बढ़ाते जाओ, काम कुछ नहीं, विशेषज्ञता कुछ नहीं है, उसके लिए बाहर से लेना ही पड़ रहा है। कम से कम मैं ये तो नहीं कहता हूं कि इसको जो आपके अधिकार नहीं है आप उसमें सस्पेंड करने का आपको अधिकार ही नहीं है जी, तो वो सरकार क्या है जी? अगर मेरे पास कोई पावर ही नहीं है आपको सस्पेंड करने की, तो आप मेरी सुनोगे क्यों जी? ठीक जी। तो ये लड़ाई झगड़ा तो अब केंद्र से अगर उसका चल रहा है तो उस पे तो नहीं, लेकिन ये नहीं लगता आपको कि इस पूरी प्रक्रिया के अंदर एक छोटा सा, जो आप कहते हैं ये चौथाई राज्य है, तो उस चौथाई राज्य की सरकार या चौथाई सरकार वाली, पावर वाली सरकार, उसका अखिल भारतीय इतना सुर्खियों में रहना, पूरा फोकस बनाए रखना, ये अपने आप में कुछ विचित्र, ये कुछ अनहोनी नहीं हो रही है? मैं कह रहा हूं ना कि वो उसका जो लेवल ऑफ आईक्यू है कि मोदी से किस तरह लड़ना है, जबकि मेरे पास कुछ नहीं है। मैं पूरे 29 राज्यों में कंप्लीट राज्य भी नहीं हूं। इस नाते आपका ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल अपने नेतृत्व के साथ में ऐसी चीजें, ऐसे विचार, ऐसा अप्रोच है
जिसके कारण ये सब होना ही है और वो आगे। बीजेपी में कोई आईटी वाला है दिल्ली में? जी नहीं, आप एक बात इसको बीजेपी से ही नहीं जोड़े, इसमें पूरी राजनीतिक जमात के अंदर अरविंद केजरीवाल ने जो मतलब जो किया वो पूरी कांग्रेस के अंदर हो या बाकी दूसरी पार्टियां भी है जो एक तरह से विरोध के नाते भी मोदी सरकार का, नरेंद्र मोदी के विरोध के नाते भी उसकी मुखरता। देखिए, मैं ऑड और इवन स्कीम का कोई बड़ा समर्थक नहीं हूँ जी, बल्कि मैं उसका सफरर हूँ जी। लेकिन लेकिन अगर मैं सफरर हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसके प्रयोग के खिलाफ हूँ जी। भाई, आप साइकिल ट्रैक नहीं बनाया आपने, ठीक बात है, आप पैदल चलने वालों की व्यवस्था नहीं की, सार्वजनिक परिवहन की। तो आपने पैदल चलने वालों की जगह इसलिए नहीं बनाई कि उसमें एनक्रोचमेंट हटाने पड़ेंगे जी, उसमें उसे गालियां पड़ती जी, उसने वो काम किया ही नहीं जी। लेकिन आप प्रदूषण के मामले में और ट्रैफिक सड़कों के ऊपर जो अपने यहाँ जो अर्बन कैहोज नाम की जो 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 चीज एक हकीकत बन गई है, तो उसमें तो उसके हाथ में है नहीं। हाँ, नहीं तो दिल्ली पुलिस और भारत सरकार के पास नहीं, वो है, लेकिन फिर भी ये कि एक अपनी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी या दिल्ली में जो भी ट्रांसपोर्ट वाला जो अधिकार है उसमें एक फार्मूला तो निकाला ना, फार्मूला ऐसा निकाला है कि दिल्ली पुलिस कह रही है हाथ जोड़ के साहब हम आपको समर्थन देने के लिए तैयार है। मतलब आप ये देखिए कि वो दिल्ली पुलिस जो कल तक केजरीवाल को गालियां दे रही है, तो विपरीत परिस्थिति में भी अपना मौका बना लेना, अपनी वाहवाही करवा लेना, ये दिमाग की उपज है। इसके लिए दिमाग चाहिए। दिल्ली को गैस चैम्बर कहोगे जी, और भारत सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी रहेगी जी। क्यों भाई, क्यों बैठे रहे आप जी? उनको पता नहीं है, उनको फिर केजरीवाल से बुला के बात करनी थी ना भाई जी जी, कि हमारे 25 सुझाव में आप इसे लागू करिए जी। तो सवाल यह है कि जब बातचीत आप करोगे नहीं और तो मौके को दूसरा तो लपकेगा ही, और वो अरविंद केजरीवाल ने लपका उस नाते। मैं समझता हूँ उस मामले में केजरीवाल ने ये दिखा दिया कि देखो भैया, मैं गेम ऑफ वन ऐप में मैं ऊपर हूँ जी। हरीश जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।